हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल घटनाचक्र पूर्वालोकन भारतीय इतिहास की इस वीडियो सीरीज़ में आज की ये वीडियो सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बारे में है। और इसकी एक वीडियो पहले आ चुकी है और आज ये 44 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। यहाँ तक हम पहली वीडियो में देख चुके थे हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल, मतलब हड़प्पा सभ्यता संबंधी जो लोथल है वो कहाँ है, तो वो गुजरात में है। इससे आगे है सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था, तो लोथल। उसके बाद है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। पक्की ईंट से बनी इमारत, तो ये सही है ना। तो पक्की ईंट से बनी इमारतें हमें यहाँ पे पक्की ईंट हमें मिलती हैं। प्रथम असली मेहराब, तो ये जो मेहराब है ना, ये इस्लामिक वास्तुकला में हमें सबसे पहले दिखाई देता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से इसका कोई लेना देना नहीं है। पूजा स्थल कह सकते हैं जहाँ पे हमें वेदिकाओं वगैरह के साक्ष्य मिले हैं। ऐसा मंदिर तो नहीं मिले, लेकिन हाँ उसको पूजा स्थल माना जा सकता है। तीसरा है कि कला और वास्तुकला, ये तो हमें मिला ही है। तो इसमें ऑप्शन मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक, तो एक से अधिक होगा, यानी ये तो नहीं है, ये तीनों आ सकते हैं इसके अंदर। तो आंसर होगा हमारा ई। अब इसमें दे रखा है कि पहली मेहराब हमें कहाँ मिली थी, है ना। तो भारत में प्रथम असली मेहराब का उदाहरण बलवन के मकबरे में दिखता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है, तो आंसर है लोथल, ये तो बहुत बार आ चुका है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, तो बनावली से, है ना। पहले हमने देखा कि बनावली से बनावटी रथ मिला है, यानी कि टेराकोटा का, ना कि रियल वाला, ऐसे करके याद किया था ना। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। देखो ये पहले भी पूछ रखा है इसी तरीके से। 3 स्थल सिंधु सभ्यता के दे दिए थे और चौथा जो था वो मौर्यकालीन संबंधित था, सोहगौरा जो देखा था। और ये भी देखो पाटलिपुत्र जो इसमें शामिल किया है, ये भी मौर्यकालीन स्थल ही उठाया है। और पाटलिपुत्र जो थी ये मौर्यों की राजधानी रही थी, है ना। तो इसमें जो सिंधु घाटी से संबंधित नहीं है वो पाटलिपुत्र नहीं है। रोपड़ ये देखा था हमने पंजाब में है, लोथल गुजरात में है और ये कालीबंगा राजस्थान में है, ठीक है। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल राखीगढ़ी, ठीक है, वैसे भी राखीगढ़ी ही है। हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवेरीवाला तथा राखीगढ़ी एवं धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता के 5 वृहद स्थलों की श्रेणी में आते हैं। और भारत में सेकंड हड़प्पा स्थल जो सबसे बड़ा है वो धौलावीरा है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल राखीगढ़ी। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे कौन सी हैं, तो सिंधु, चेनाब और झेलम। गंगा के बारे में हमने नहीं पढ़ा है ना, मतलब उत्तर प्रदेश में जो आलमगीर है वो हिंड नदी के किनारे तो है, लेकिन गंगा नदी के किनारे हमने कोई भी स्थल नहीं पढ़ा है, ठीक है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो कर्मकांड में विश्वास करते थे, मातृ शक्ति में भी करते थे और आत्मा और ब्रह्म में, यज्ञ प्रणाली में। देखो आत्मा और ब्रह्म में वो लोग विश्वास करते थे या नहीं, एकदम मतलब क्लियर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जैसे कि वो जब मृतकों को दफनाते हैं तो उसमें वो कुछ सामान रखते हैं, है ना, खाने पीने के लिए जो बर्तन मिले हैं वहाँ पे मृतभांड मिले हैं, तो इससे ऐसा लगता है ना कि वो लोग मरने के बाद भी कोई जीवन होता होगा, इस तरीके की धारणा में विश्वास रखते होंगे। तो ऐसा लग सकता है कि वो आत्मा में विश्वास रखते होंगे। और यज्ञ प्रणाली के बारे में बात करें तो वहाँ से हमें वेदिकाएं वगैरह मिली हैं जहाँ पे हवन होता है, तो वो यज्ञ में भी करते होंगे। मातृशक्ति का तो पता ही है कि वहाँ पे एक मूर्ति मिली है नारी की, जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया है, तो उसको माना जाता है कि वो उनके मातृ देवी रही होगी। और कर्मकांड भी मतलब ये सब है ही, तो इसमें एक पूछा गया है, तो ये तो चारों ही हैं, तो इसलिए यहाँ पे स्टार मार्क कर रखा है। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, यानी इनमें से किसकी पूजा करते थे, तो वो पशुपति की पूजा करते थे, ठीक है। मोहनजोदड़ो से जो एक वो मिली है, योगी की मूर्ति मिली है, उसको पशुपति की मूर्ति यानी शिव की मूर्ति माना जाता है, मतलब चित्र जो बना हुआ मिला है ना। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है, ठीक है।
फिर है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल, यानी इनके निर्देशन में हुई थी खुदाई। लेकिन खुदाई किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की तो की थी राखलदास बनर्जी ने, है ना, और हड़प्पा की थी दयाराम साहनी ने। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की तथा 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। हड़प्पा के टीले के विषय में सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मेसन ने 1826 में दी थी। यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ जानकारी, मतलब ऐसा कि यहाँ पे भाई यहाँ कुछ हमें साक्ष्य मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मानव बस्तियाँ रही हों, तो इस बारे में इनसे पहले कौन बता चुके थे? चार्ल्स मेसन। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उस समय ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। ऑफिशियली जब जो खुदाई होती है वो जॉन मार्शल के नेतृत्व में होती है 1921 से। ठीक है, नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी, है ना। दयाराम साहनी हड़प्पा से और राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो से। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है कि किसकी खुदाई किसने कराई, इसको सुमेलित करना है। तो हड़प्पा भी हमने देखा दयाराम साहनी ने, लोथल SR राव ने, सुरकोटदा JP जोशी ने, और देखो सुरकोटदा JP जोशी ने और धोलावीरा के साथ भी JP जोशी का नाम जुड़ता है। हमने याद किया था कि धोलावीरा, वीर के अंदर क्या होता है? जोश होता है, इस तरीके से याद किया था। तो धोलावीरा के साथ JP जोशी, लेकिन ये थापड़ नहीं है, है ना। धोलावीरा के साथ में बिष्ट भी है, RS बिष्ट। तो इसमें यही लिखा है कि हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी ने, लोथल का SR राव ने और सुरकोटदा का उत्खनन JP जोशी ने, जबकि धोलावीरा का उत्खनन VK थापड़ ने नहीं बल्कि RS बिष्ट ने कराया था। ठीक है, तो धोलावीरा का उत्खनन RS बिष्ट ने और JP जोशी ने भी। JP जोशी का नाम पीछे दे रखा है इसमें, है ना। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ सका तो A कनिंघम। ठीक है, मतलब A कनिंघम ने मतलब इसकी खुदाई के बारे में कुछ थोड़ा बहुत पता चला था, लेकिन A कनिंघम ने इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी थी। मतलब इसके बारे में कोई ऐसी उत्सुकता जाहिर नहीं की थी कि मतलब हो सकता है यहाँ पे भी कुछ हमें ऐसे साक्ष्य मिल जाएँ। ये भी पुरातत्वविद रहे थे, है ना। तो A कनिंघम का नाम ना बेसिकली जुड़ता है अशोक संबंधी जो भी साक्ष्य हैं उनके बारे में। तो हड़प्पा का उत्खनन करने वाले थे ये प्रथम पुरातत्वविद, लेकिन इन्होंने इसके महत्व को नहीं समझा। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो ये तीनों तो थे, लेकिन VA स्मिथ ये इतिहासकार रहे हैं लेकिन पुरातत्वविद नहीं। इसमें पूछा है कि मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित। ठीक है, तो RD बनर्जी, KN दीक्षित और MS वत्स, इन तीनों का नाम उत्खनन से संबंधित मतलब है। ठीक है, ये इनके नाम ही दे रखे हैं यहाँ पे, और ऐसा कुछ है नहीं। मतलब दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ये सब हमने पढ़ा अभी बिष्ट के बारे में और ये जोशी के बारे में। ठीक है, तो इन्हीं सब के नाम हैं यहाँ पर भी। KN दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ऑरेनस्टीन, A घोष, JP जोशी इत्यादि। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? देखो, सिंधु सभ्यता जो थी वो नियोजित नगर का उदाहरण है। ठीक है, तो वहाँ पे किन शहरों से मतलब किन बस्तियों से कुएं के साक्ष्य मिले हैं इसके बारे में विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोग मानते हैं कि लगभग सभी जगह से मिले हैं, कुछ का पर्टिकुलर जगह को मानना है कि बस वहाँ एक जगह से मिले हैं। जैसे कि जयनारायण यानी JN पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श, इसके अनुसार सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों में लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे, है ना। बल्कि और जो रामशरण शर्मा हैं इनकी पुस्तक के अनुसार कालीबंगा के प्रायः सभी घरों में कुएं थे। तो रामशरण शर्मा क्या कह रहे हैं कि सिर्फ कालीबंगा में कुएं मिलते हैं, और JN पांडे कह रहे हैं अपनी पुस्तक पुरातत्व विमर्श में कि लगभग सभी नगरों में, है ना। तो इसमें एक ये भी है कि JN पांडे की पुस्तक क्या है, पुस्तक का नाम क्या है, तो उसका नाम है पुरातत्व विमर्श। ओके, अब नेक्स्ट है कि भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले क्या आया? तो देखो, हड़प्पा सभ्यता कैसी है? नगरीय संस्कृति, है ना। तो सबसे पहले तो नगरीय संस्कृति आएगी। तो 4 कहाँ है? यहाँ पे और यहाँ। ठीक है, फिर उसके बाद में 3 दोनों में दे रखा है। लोहे का हल, तो लोहा मतलब लोहे से पहले बार जो साक्ष्य मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं हमें? वैदिक सभ्यता से, और हड़प्पा के बाद में वैदिक ही आती है, तो लोहे का हल मिलता है हमें वैदिक सभ्यता से। ठीक है, उसके बाद आता है कि आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के या सोने के सिक्के। देखो, जो
हड़प्पा संस्कृति थी वो चांदी और सोने दोनों से ही परिचित थी, लेकिन सिक्कों से नहीं, मतलब सोने के सिक्के या फिर चांदी के आहत सिक्के जैसे हमें साक्ष्य नहीं मिलते। तो इसके बाद जो आएगा इसके बाद जो क्रम में लगाएंगे वो आएगा आहत मुद्रा चांदी के सिक्के और फिर सोने के सिक्के। सोने के सिक्के जो सर्वप्रथम चलाए थे वो यवनों ने चलाए थे, और आहत मुद्रा चांदी के सिक्के ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से हमें मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। आहत मुद्रा का मतलब क्या है, जैसे कि मान लो एक ऐसे धातु ली, वो मतलब किसी भी शेप में हो सकती है, और उस पर क्या है ऐसे करके ठप्पा लगा दिया है ना, तो मतलब एक तरफ से तो उभार आ गया और एक तरफ से थोड़ा गहरा सा हो गया, तो इसको बोला गया आहत, मतलब ऐसे समझ लो इसे आहत कर दिया है ना, ऐसे इस पर ठप्पा मार के। तो इस तरीके से जो ठप्पा युक्त जो होते हैं स्टार्टिंग वाले जो मुद्रा थी उस पर ठप्पा लगाया जाता था, तो उसको बोला गया आहत मुद्रा वाले, आहत मुद्रा चांदी के सिक्के। ठीक है, फिर है कि सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। तो इसमें से किस धातु का सबसे पहले प्रयोग किया था, तो तांबा का। जब हमने पाषाण युग पढ़ा था तो उसमें देखा था ताम्र पाषाण सभ्य था, तो सबसे पहले इनमें से किसका प्रयोग किया, तांबे का। ठीक है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। तो हड़प्पा के जो स्थल हैं उनमें से कहाँ पे मिला है हाथी दांत का पैमाना, तो लोथल में। लोथल एक बंदरगाह भी था, तो ऐसे समझ लो यहाँ बहुत सारी वस्तुएं आती होंगी, तो यहाँ मापने की जरूरत पड़ती होगी, इसलिए हाथी दांत का पैमाना लोथल में मिला, बस याद करने के लिए। अब है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो ये पहले भी पूछ रखा है, वो 4 स्टेटमेंट थे उसमें कि वैदिक सभ्यता और सिंधु सभ्यता में क्या फ़र्क है ना, उसमें पूछ रखा था। इसमें उसी का एक ऑप्शन उठा के फिर से क्वेश्चन बना दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा। फिर है कि निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है, तो बनावली। बनावली कहाँ पड़ता है, ये हरियाणा में। और बनावली किसके लिए जाना जाता है, हल टेराकोटा की जो हल की वो मिली है प्रतिकृति है ना, तो हरियाणा में स्थित बनावली नामक हड़प्पी स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित घाटी में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। तो ये हमने देखा है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा ये दोनों पाकिस्तान में हैं, और रोपड़ पंजाब में है, और कालीबंगा राजस्थान में। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया, तो बिल्कुल सही बात है। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ भी हमने देखा कि लोहे का ज्ञान नहीं था, लोहे का ज्ञान नहीं था, ठीक है, लेकिन इन तीनों का तो ज्ञान था ना। और यहाँ पे पूछा कि धातुओं के उपयोग का पता नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें 1 और 2 यानी आंसर हो गया हमारा ए। अब है इसमें सॉरी, कथन और कारण, मतलब जो पहला स्टेटमेंट दे रखा है इसका ये कारण है कि नहीं। जैसे कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, तो ठीक है, सही बात है, विलुप्त हो गए हैं। खुदाई के दौरान हमें पता चला था, वो खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, ये बात भी सही है कि वो खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, लेकिन क्वेश्चन क्या है कि ये इसका कारण है क्या, मतलब वो नगर जो विलुप्त हो गए हैं उसका कारण ये है क्या कि वो खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो ऐसा तो मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता ना, ये इसका कारण कैसे हो सकता है। यानी स्टेटमेंट ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये इसका कारण नहीं है। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं, आर सही का स्पष्टीकरण, तो सही स्पष्टीकरण नहीं है, मतलब आंसर बी आएगा। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है, है ना। फिर है इसमें मतलब यही बता रखा है कि मतलब ये दो अब विलुप्त हो चुके हैं और कहाँ कहाँ मिलते हैं और किसने खोज की थी, राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी ने, ये सब ठीक है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो ये धौलावीरा से हमने देखा था ना, 10 अंकों वाला जो हमें एक विस्तृत शैलकृत खंड जो मिला है ना। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में से दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है ना, तो सबसे बड़ी होगी राखीगढ़ी, यह गुजरात के कच्छ रण में अवस्थित है। यहाँ से उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की गई। इन खोजों में शैलकृत जल कुंड महत्वपूर्ण है। इसमें शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण पूछे हैं, तो वो तो हो गया। शैलकृत स्थापत्य का मतलब है कि पत्थरों से कुछ मतलब इमारत टाइप कुछ बनाना, तो इन्होंने बना रखा है यहाँ पर जलकुंड। लेकिन जो अभी मैंने बताया 10 अंकियों वाला शिलालेख, तो वो भी यहीं से मिला है, धौलावीरा से, है ना। 10 मतलब सैंधव लिपि में 10 अंक हैं और एक ऐसे शिलाखंड है उस पर मतलब पत्थर है, उस पर लेख लिखे हुए, मतलब 10 अंक बने हुए हैं सैंधव लिपि में। तो इसका आंसर भी धौलावीरा है। और यहाँ पूछा शैलकृत स्थापत्य यानी पत्थर द्वारा कुछ संरचना का निर्माण, तो कैसी संरचना है, शैलकृत जलकुंड।
जलकुंड बनाया गया है, मतलब रिजर्वोयर जहाँ पे वाटर को स्टोर किया जाता होगा। ठीक है, तो ये भी देखो, तो ये किसका मतलब प्रमाण मिल रहा है हमें, नियोजित शहर का। नियोजित शहर का मतलब क्या होता है कि ऐसा शहर जिसमें मनुष्य की जो आधारभूत आवश्यकता होती है उनका ध्यान रखा गया हो। उसके मतलब शहर ऐसे ही नहीं कि बस ऐसे बसा दिया, वहाँ पे सड़कों की कोई ठीक से व्यवस्था नहीं है, साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं है, है ना। तो नियोजित शहर में मतलब प्लानिंग करी जाती है कि ऐसे ऐसे करके ये शहर बसाया जाए, सारी चीज़ों की प्लानिंग होती है। तो नियोजित शहर का ही एक एग्जाम्पल है वाटर रिजर्वोयर, है ना, रॉक कट रिजर्वोयर। तो जब ऐसे मतलब मेंस में अगर क्वेश्चन आता है कि भाई हम हड़प्पा सभ्यता से नियोजित शहर के लिए क्या सीख सकते हैं, तो वो जो सड़क वाला एग्जाम्पल है वो तो सबको पता ही है कि भाई सड़क कैसी थी, उनकी समकोण पे काटती थी, है ना। और दूसरा कि सड़कों के दोनों ओर नालियाँ थीं, वो भी ढकी हुई थी। तो अभी जो चल रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान, तो ये चीज़ देखो हड़प्पा सभ्यता से ही है, वो लोग स्वच्छता के प्रति कितने जागरूक थे। दूसरा मतलब एक एग्जाम्पल हम ये भी दे सकते हैं कि मतलब वाटर रिजर्वोयर, जिससे कि पानी की समुचित व्यवस्था हो सके। वर्तमान में जो ये जलवायु परिवर्तन वाला मुद्दा चल रहा है ना बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए भी हम वाटर कंजर्वेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रयासरत है गवर्नमेंट। तो हम यहाँ से भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ये लोग इतने मतलब इतने समय पहले की जो सभ्यता है उसमें भी लोग देखो कितने जागरूक थे, जो जल का ऐसे संरक्षण करते थे, जिसका एग्जाम्पल है कि धौलावीरा में हमें शैलकृत जलकुंड मिला है। ठीक है, फिर है कि धौलावीरा जिस राज्य में है तो वो गुजरात में, अभी हमने देखा ही सॉरी। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? तो 3 भागों में कौन सा विभाजित है? तो धौलावीरा। धौलावीरा नगर को 3 भागों में किला, मध्य नगर और निचला नगर में विभाजित किया गया। ज़्यादातर जो सिंधु सभ्यता के जो मतलब स्थल हैं उनको 2 भागों में विभाजित किया गया, दुर्ग टीला और नगर टीला। धौलावीरा ऐसा है जो कि 3 भागों में विभाजित है। मतलब वीर है ना, तो ज़्यादा ऐसे समझ सकते हैं कि ज़्यादा पोटेंशियल है यहाँ पे। धौलावीरा वीर वर्ड आ रहा है इसमें, इसलिए इसको 3 भागों में विभाजित किया, किला, मध्य नगर और निचला नगर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो धौलावीरा, सेम लिखा होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहरों के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था? तो धौलावीरा। ठीक है, वाटर रिजर्वोयर भी था और बांध भी थे, और बांधों में से पानी नहरों में छोड़ा जाता था। ठीक है, तो ये वो मतलब ये पानी से संबंधित जो भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो उसका आंसर धौलावीरा होगा। और ये देखो, ये पूछा गया था यूपी पीसीएस में 2010 में, दिख रहा होगा ये अभी जो हमने देखा था वाटर रिजर्वोयर वाला। उसके बाद देखो ये 2021 में पूछा है यूपीएससी में। ठीक है, तो मतलब ये यूपीएससी के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है कि हम अगर इसके पीवाईक्यू करते हैं तो अगर ये क्वेश्चन किया होता तो ये आराम से हमारा बन जाता। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो फिर से वही आ गया, फिर से रिपीट हुआ, मतलब वही क्वेश्चन है, सेम से रिपीट कर दिया है, 2010 का ये भी। निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार यानी डबल बरियल का प्रमाण मिला है? तो लोथल से सर्वाधिक 3 द्विशव समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से भी एक युगल समाधिकरण का प्रमाण मिला है, राखीगढ़ी से भी। इसका मतलब क्या है कि मतलब एक जो कब्र है उसमें 2 कंकाल मिलना, है ना। तो लोथल से ऐसी 3 कब्रें मिली हैं, लोथल से सर्वाधिक 3 द्विशव समाधिकरण के साक्ष्य मिले हैं, और कालीबंगा से 1 और राखीगढ़ी से भी मिला है। तो इसमें 1 पूछा है, और जबकि इन 3 मतलब इसमें लोथल में भी मिला है और कालीबंगा में भी मिला है, तो इसमें से मतलब एक सेलेक्ट करना मुश्किल है, तो ऐसे स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट है कि हड़प्पन स्थल सनोली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। तो मानव शवाधान उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में, तो बागपत जिले में बारोत तहसील है, वहाँ पे एक सनोली नाम की जगह है जहाँ से हड़प्पन पुरास्थल संबंधी साक्ष्य मिले हैं। तो यूपी के हमने कितने सारी जगह देख ली जो हड़प्पा पुरास्थल हैं। मुजफ्फरनगर की जो मांडी बताई थी, है ना, उसके बाद अभी ये हो गया बागपत का, सहारनपुर का हुलास हो गया, मेरठ का आलमगीरपुर हो गया। तो इस तरीके से हम देखें तो यूपी स्पेशल के जो मतलब मेंस में 2 पेपर हैं, उसमें अगर हड़प्पा वाले जो हड़प्पा पुरास्थल संबंधी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो देखो वो यहीं से तैयार हो जाएगा, है ना। कहाँ से क्या मिला है ये सब भी हम उसमें
लिख सकते हैं। जैसे कि मुजफ्फरनगर में अभी हाल में ही मिला है ना, वो मतलब बहुत ज़्यादा वर्ष नहीं हुए, तो वहाँ पे हमें क्या मिला, सोने वगैरह की मतलब कुछ वस्तुएं इत्यादि, मोहर इत्यादि मिली। अब है कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल, यही आ गया क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। और इसके किस जिले में? मुजफ्फरनगर में। ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का एक गांव मांडी अचानक चर्चा में आ गया। बघरा ब्लॉक में स्थित मांडी गांव में एक खेत में खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले। इससे हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा गया। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया? तो भारत में। जो सिंधु सभ्यता है उसमें कपास उगाया गया, और ऐसा माना जाता है कि वैश्विक स्तर पर सर्वप्रथम कपास सिंधु सभ्यता में ही उगाया गया। तो भारत में सबसे पहले कपास की खेती प्रचलित हुई। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? ठीक है। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। मंदिर के बारे में तो नहीं पता होते थे या नहीं। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, क्योंकि मंदिर के तो हमें साक्ष्य नहीं मिले ना। और रही बात महल की, तो जैसे दुर्ग टीला वगैरह मिला है वो तो बात ठीक है, लेकिन इसमें पूछा है कि लोगों के महल, तो ज़्यादातर हमें 4 कमरों वाले मकान मिले हैं ऐसे करके, बीच में एक आंगन। तो विशाल महल तो नहीं बोलेंगे, तो पहला तो नहीं है। दूसरा है कि देवी देवताओं के दोनों की पूजा करते थे, तो मातृ देवी की और पशुपतिनाथ जो भी हमने देखा, तो यस ये वाला सही है। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, तो ऐसा भी हमें कोई साक्ष्य नहीं मिला है कि घोड़े द्वारा रथ खींचे जा रहे हैं, है ना। तो आंसर आएगा इसमें बी। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वर्तमान तक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई में किसी मंदिर अथवा पूजा स्थल के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, अतः इस सभ्यता के धार्मिक जीवन का एकमात्र स्रोत यहाँ पाई गई मिट्टी और पत्थर की मूर्तियां एवं मोहर हैं। इनसे यह ज्ञात होता है कि यहाँ मातृ देवी, पशुपति, शिव तथा लिंग एवं योनि की पूजा और पीपल, नीम आदि पेड़ों एवं नाग आदि जीव जंतुओं की उपासना की जाती थी। पशुओं में हाथी, बाघ, भैंसा, गैंडा, घड़ियाल के चित्र मिले हैं, लेकिन घोड़े के चित्र का अभाव है। यानी घोड़े का चित्र नहीं मिला है, घोड़े की हड्डियां वगैरह जरूर मिली हैं, सुरकोटदा से मिली हैं, है ना। हालांकि घोड़े की अस्थियां लोथल और सुरकोटदा, ये कालीबंगा, ये तीनों ही भारत में है ना, इत्यादि स्थलों से प्राप्त नहीं। तो घोड़े की हड्डियां तो मिली हैं, घोड़े का चित्र नहीं मिलता, ये चीज़ याद रखना। फिर भी घोड़े का उपयोग युद्ध के रथ को खींचने में किया जाता था, ऐसे साक्ष्य का अभाव है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था पर वर्चस्वशाली नहीं था, है ना। तो मतलब धार्मिक तत्व उपस्थित था, ये तो हमें पता है, हमने देख लिया मातृ देवी और पशुपतिनाथ की। लेकिन लौकिक सभ्यता थी, यानी ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह एकदम आडंबरों पर इन सब पर ही मतलब निर्भर थे। तो ये मतलब पहला स्टेटमेंट सही है कि वो लौकिक सभ्यता थी, मतलब इसी जीवन में विश्वास करती थी, हालांकि धार्मिक तत्व उसमें मौजूद थे। अब है कि उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, ये हमने अभी पहले देखा ही, कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, बल्कि कपास पहली बार कपास उगाया ही सिंधु सभ्यता में गया, है ना। नेक्स्ट है कि मतलब अच्छा ये दो ही हैं, इसमें पूछा है कि कौन सा सही है, तो दोनों ही सही हैं। अब निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो से वृषभ यानी सांड की मुद्रा हमें मुद्रा मिली है। मुद्रा का मतलब आकृति मोहर पे बनी हुई, लेकिन गाय का चित्र हमें नहीं मिला, ये याद रखना है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुबड़ वाले बैल की आकृति युक्त मोहर की कलात्मक की भूरी भूरी प्रशंसा मार्शल महोदय ने की है। इसमें बैल के अंगों में उभार और शरीर के अनुपात में जो विशेषता दिखाई गई है वह अपूर्व है। ठीक है, फिर है कि सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो पीपल, अभी हमने देखा कि पीपल, नीम आदि पेड़ों का प्रयोग होता था, तो इसमें से पीपल हो गया। पीपल को आज भी पूजनीय माना जाता है ना। तो ये हमें ये क्या दिखा रहा है? हमारी संस्कृति की निरंतरता दिखा रहा है ना। और देखो मतलब महिलाओं का भी देख सकते हैं, महिलाओं की जो पूजा होती है वो भी क्या है? हमारी संस्कृति की निरंतरता है ना। इस तरीके से जो मेंस में अगर क्वेश्चन आता है कि हमारी संस्कृति कितनी बदली है अथवा मतलब निरंतरता के उसमें लक्षण दिखाई देते हैं, तो इस तरीके से हम एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति मोहरों पर नहीं मिलता? ये घोड़ा का नहीं मिलता, अभी हमने देखा घोड़ा की अस्थियां जरूर मिलती हैं लेकिन अंकन नहीं मिलता। ऐसे ही किसका नहीं मिलता? गाय का नहीं मिलता। ठीक है, गाय की तो अस्थियां वगैरह भी नहीं मिलती हैं।
किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर के नहीं हुए हैं। ठीक है, घोड़ा, हाथी, गाय के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा? तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में तो मतभेद है ही कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इसका मतलब पतन कैसे हुआ, इसके बारे में भी मतभेद है। इसके बाद मतलब विभिन्न विद्वान कई सारे कारण मानते, कोई कहता है जलवायु परिवर्तन, कोई कहता है कि आक्रमण हुआ होगा इन पर, इस तरीके से। तो IIT खड़गपुर का मानना है कि यहाँ पे सूखा आया था, मतलब वर्षा नहीं हुई थी। तो इसमें पूछा है कि कितने वर्षों तक वर्षा नहीं हुई थी जिसकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। IIT खड़गपुर ने माना है कि 900 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई थी, इसकी वजह से इसका पतन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है कि मृण पट्टिका पर, यानी मिट्टी की जो पट्टिका है उस पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। तो कालीबंगा से। कालीबंगा के मृण पट्टिका पर एक और दोहरे सींग वाले देवता का अंकन है ना, 2 सींग हैं, ऐसा कोई देवता है उनका। कहाँ पे? कालीबंगा पे। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से भी सींग युक्त देवता, मोहनजोदड़ो से 1 सींग वाले देवता का चित्र मिलता है और कालीबंगा से 2 सींग वाले का। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? तो मिस्र की सभ्यता है ना, और मिस्र की सभ्यता को ये भी कहा जाता है कि नील नदी का वरदान है, क्योंकि जो सहारा डेजर्ट है अफ्रीका में, तो वो उसमें मतलब उसकी चपेट में ये मिस्र भी आ जाता, और यहाँ पे इस तरीके की सभ्यता नहीं पनपती अगर ये नील नदी नहीं होती है। तो मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ। नील नदी विश्व की इस प्राचीन सभ्यता का आधार थी। मिस्र को नील नदी का वरदान अथवा उपहार कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी समकालीन सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? तो इसका आंसर है एज़टेक, माया, मुइस्का और इंका। तो ये चारों की चारों ना मतलब अमेरिका में है, मतलब उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका तक इनका विस्तार है। तो एज़टेक कहाँ है? बिल्कुल, जैसे अगर हम ये अमेरिका का इस तरीके से अगर हम चित्र बना के देखें कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे अगर ये दक्षिण अमेरिका का, तो ये एज़टेक यहाँ आएगी मैक्सिको तक, और मैक्सिको के थोड़ा दक्षिण में आएगी यहाँ माया। और माया इस सभ्यता है ना, इसमें ही जो कुछ ऐसा था 2020 या 22 बोला गया था कि दुनिया नष्ट हो जाएगी, तो इसी के कुछ मतलब लेख वगैरह थे, इसमें बताया गया था, इसी के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ अफवाह टाइप सी हुई थी कि 2022 या 2020 एग्जैक्ट याद नहीं मुझे, कि उसमें पूरी मतलब दुनिया नष्ट हो जाएगी, तो इसी सभ्यता के आधार पर बोला गया था। तो एज़टेक तो यहाँ है अमेरिका में ऊपर की ओर, और माया है दक्षिण मैक्सिको की तरफ, और मुइस्का है यहाँ कोलंबिया में, और फिर उसके बाद में इंका है बिल्कुल यहाँ। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कहाँ कहाँ है, कैसे लिखा है। एज़टेक सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर था। मेसो अमेरिका के अंतर्गत मध्य से दक्षिणी मैक्सिको तक, मतलब यहाँ से और दक्षिणी मैक्सिको तक। ठीक है, दक्षिणी मैक्सिको से लेकर बेलिज, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ तथा उत्तरी कोस्टा रिका तक के क्षेत्र शामिल हैं। ठीक है, इस प्रकार एज़टेक सभ्यता का विस्तार मध्य मैक्सिको में, माया सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के दक्षिणी भाग अर्थात दक्षिणी मैक्सिको से लेकर ग्वाटेमाला मतलब यहाँ पे दक्षिण अमेरिका तक आ गई है। ठीक है, ग्वाटेमाला, उत्तरी बेलिज तथा अल सल्वाडोर एवं होंडुरास के पश्चिमी भाग तक था, मतलब यहाँ पे जो द्वीप है यहाँ तक था इसका। उसके बाद है कि इसके अलावा मुइस्का सभ्यता दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कोलंबिया, मतलब यहाँ पे कोलंबिया कहीं पड़ता है इस तरीके से, तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कोलंबिया के पूर्वी भाग में विस्तृत थी, जबकि इंका सभ्यता का विस्तार दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में, उत्तर में क्वीटो से लेकर दक्षिण में सेंटियागो यहाँ सेंटियागो द्वीप पड़ता है ना, इस तरीके से पूंछ सी जो है यहाँ तक। तो ये जो इंका सभ्यता थी यहाँ थी। इस तरीके से अगर हम क्रम लगाएं तो एज़टेक, माया, मुइस्का, इंका। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। तो लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता माना जाता है सुमेरिया को। यानी सुमेरिया को माना जाता है कि जो सुमेरियन सभ्यता थी उसको माना जाता है कि सर्वप्रथम लिपि का आविष्कार यहीं हुआ है ना, और इस लिपि का नाम था क्यूनीफार्म। सिंधु सभ्यता की लिपि को क्या कहते हैं? भाव चित्रात्मक। ठीक है, तो इसका नाम था क्यूनीफार्म। अब इसके बाद है ये वैदिक काल, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।